तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा जावोखिर सिंदारोव ने। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 11वां एडिशन हुआ। अभी 31 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 27 नवंबर तक ये चला। कहाँ पर हुआ था? भारत में भी कहाँ? गोवा में हुआ था। और फाइनली इसको जीत लिया है जावोकिर सिंदारोव ने। ये उज्बेकिस्तान के चेस प्लेयर हैं। इनकी उम्र है मात्र 19 साल। तो 19 साल की उम्र में ये खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी ये बन गए हैं। इन्होंने फाइनल में हराया है चाइना के प्लेयर हैं वेई यी, उनको हराया है इन्होंने। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान में रखना है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब इन्होंने जीत लिया। एक पॉइंट ये भी याद रखना कि 2025 में, अभी दिसंबर के महीने में ही, फिडे रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा दोहा कतर में। अब चेस से कुछ और प्रश्न मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको याद है हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम है विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और इन्होंने ही पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी एस विजय लक्ष्मी। और ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला का नाम है कोनेरू हम्पी। वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खुली भुवनेश्वर में। 2024 में 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था हंगरी बुडापेस्ट में। और उसमें मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों में भारत विजेता रहा था। और अब जो 2026 में 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड है वो होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 जीता था कोनेरू हम्पी ने। और फिडे विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप में आर वैशाली ने ब्रोंज जीता था। उसके अलावा डी गुकेश ये चीन के डिंग लेरेन को हरा करके सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 के विनर बने थे। कुछ और प्रश्न देखो। शतरंज खेल में 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने थे अर्जुन एरिगेसी। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 हमने कहा इसको होस्ट किया भारत ने, गोवा में हुआ था। आज हमने देख लिया इसको जीत लिया उज्बेकिस्तान के प्लेयर जावोखिर सिंदारोव ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को जीता प्रणव वेंकटेश। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 जो हुआ था चाइना में, उसको जीता जू वेंजुन ने, चाइना के प्लेयर हैं। किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया? अफगानिस्तान। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 को जीता मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे के प्लेयर है। और तीसरा फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 जॉर्जिया में हुआ था। दिव्या देशमुख ने जीता, कोनेरू हम्पी को हराया। 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर उसके बाद बन गई थी ये दिव्या देशमुख, महाराष्ट्र से हैं। और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर। पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 हुआ था रियाद, सऊदी अरब में। मैग्नस कार्लसन ने जीता। और 89 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने, तमिलनाडु से। आर वैशाली ने लगातार दूसरी बार महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीत के इतिहास रचा। ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और उसमें मेंस टाइटल जीता था अनीश गर ने, जो नीदरलैंड से हैं। विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए अभिमन्यु मिश्रा, अमेरिकी हैं। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी पूरे विश्व में होती है फिडे, जिसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर लुजेन, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी ड्वारकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ये सारे बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि भारत किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। तो आंसर होगा 2030। तो 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उनकी मेजबानी भारत को मिल गई है। मतलब 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स ये भारत में होंगे। और भारत में भी कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। आप कह सकते हो भारत 20 सालों के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर रहा है। मतलब इससे पहले भी एक बार 2010 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर चुका है। तब ये नई दिल्ली में हुए थे। और उसमें भारत ने टोटल 38 गोल्ड समेत 101 मेडल जीते थे। तो आप कह सकते हो कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने से ओलंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी मजबूत होगी। मतलब जो 2036 के ओलंपिक गेम्स हैं हम उनको भी होस्ट करना चाह रहे हैं। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें ना, तो पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो हुआ था 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में। लास्ट एडिशन जो हुआ था 22वां एडिशन 2022 में हुआ था बर्मिंगम, यूके में। अगला वाला भाई 4-4 साल में होते हैं। अगला वाला 2026 में होगा 23वां संस्करण ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और उसके बाद 2030 में जो होगा 24वां संस्करण वो होगा भारत में। और जो भारत ने इससे पहले होस्ट किया था वो 19वां संस्करण था 2010 में। ठीक है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स है। तो इसमें जो कॉमनवेल्थ नेशंस के जो देश हैं उनके खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स भी होता है। 2027 में इसका 8वां संस्करण होगा, माल्टा देश में होगा। इससे पहले 2023 में हुआ था त्रिनिदाद और टोबैगो में, जिसमें भारत ने टोटल 5 मेडल जीते थे। गोल्ड एक भी नहीं था, 2 सिल्वर थे, 3 ब्रोंज, और इसके साथ भारत मेडल टेली में 17वें स्थान पर रहा। टॉप पे ऑस्ट्रेलिया रहा था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार किस राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगी, मतलब कर चुकी हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी उड़ीसा की 2 दिवसीय यात्रा पर आई थी। यहाँ पर उन्होंने उड़ीसा विधानसभा को संबोधित भी किया। और याद रखना, राष्ट्रपति का किसी भी राज्य की विधानसभा में ये पहला संबोधन था। द्रौपदी मुर्मू ये प्रेसिडेंट बनने से पहले झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बाकी अब बात उड़ीसा की यहाँ पे हो रही है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति, राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का, पुष्प है अशोक फ्लावर, भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, हीराकुंड बांध है यहाँ पे महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर, और अब्दुल कलाम द्वीप है यहाँ पे, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे। और क्लासिकल डांस है ओडिसी, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स देखो, नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली जात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, तानु यात्रा उत्सव हो गया। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लें यहाँ से। तो उड़ीसा में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्री सम्मेलन हुआ था। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पे रहा। उड़ीसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। और केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया, तो पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा को। सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार है, अभी फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार इनको मिला। और शिशु वाटिका पहले यहाँ पे शुरू होती है। देश का नवीनतम नेशनल पार्क तो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा का दूसरा है, और देश का 107वां है ये उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अगर ये उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क है, तो उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भितरकनिका नेशनल पार्क है। अंकुर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई है। और ब्रह्मपुत्र अथिया ग्राम योजना यहाँ शुरू हुई। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला एडिशन ये हुआ चेन्नई में। तमिलनाडु ने इसको जीत लिया पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में उड़ीसा ने जीता था। ठीक है, तो उड़ीसा से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर चुना गया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 ये 7 फरवरी से शुरू होंगे, जो 8 मार्च तक चलेंगे, 2026 में होंगे। 10वां एडिशन है, और इसे होस्ट कर रहा है भारत और श्रीलंका। मतलब जो पाकिस्तान वाले मैचेस है वो होंगे श्रीलंका में, बाकी भारत में होंगे इसी। तो भारत और श्रीलंका मिलकर के होस्ट कर रहा है। और अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। आपको बता दो, अभी तक भारत इस चैंपियनशिप को 2 बार जीत चुका है। तो पहली बार कब जीता था? जब इसका पहला संस्करण हुआ था 2007 में, भारत जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और जो अभी लास्ट एडिशन हुआ था 2024 वाला नवा एडिशन, भारत में साउथ अफ्रीका को हरा करके जो हुआ था अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। ठीक है, तो इस प्रश्न से ये बातें ध्यान में रखना। और रोहित शर्मा से 2 पॉइंट और याद करा दूं कि रोहित शर्मा ये भारत के तीसरे सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, और इस मामले में उन्होंने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया। आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने थे कौन? रोहित शर्मा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसानों के लिए रायथन्ना मिकोसम योजना किसने शुरू की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए रायथन्ना मिकोसम नाम से एक योजना शुरू की है। तो ये योजना किसानों को उनकी कृषि जरूरतों के बारे में जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें सरकार के प्रतिनिधि जैसे कि विधायक हो गए, वे किसानों के घर का दौरा करके उन्हें योजना के बारे में जानकारी देंगे। अच्छा, यहाँ पे इसी के साथ ये भी आप नोट कर लो कि आंध्र प्रदेश में अभी 3 नए जिले और बनेंगे। उनके नाम है पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले। और इस तरह से अब आंध्र प्रदेश में ये 3 जिले शामिल होने के बाद टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो आंसर होगा 29। बाकी चलो
आंध्र प्रदेश में आपको लेकर के चलता हूँ। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती हो गई, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। बाकी राजकीय पशु काला हिरन हो गया, राजकीय पक्षी तोता हो गया, पुष्प है चमेली का, वृक्ष है नीम का, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है यहाँ पे, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हो गया, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व हो गया, कलिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और उगादी फेस्टिवल हो गया, डेक्कन फेस्टिवल हो गया, कुचिपुड़ी नृत्य है यहाँ पे, क्लासिकल डांस, और नागार्जुन सागर बांध है यहाँ पे कृष्णा नदी पे, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पे, और पोलावरम बांध ये गोदावरी नदी पर है। और झीलों की बात करें तो पुलिकट झील है यहाँ पे, कोल्लेरू झील है यहाँ पर। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखो आप यहाँ से। तो हमने पढ़ा था पोट्टी श्री रामुलु, इनकी 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी अमरावती में। भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहाँ पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश में। शून्य गरीबी P4 नीति शुरू हुई थी यहाँ पर, जिसका उद्देश्य है 2047 तक राज्य में गरीबी को मिटाना। उगादी पुरस्कार दिया गया ये माइनस स्वामी को, आंध्र प्रदेश से है। दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ पर स्थापित होगी? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास पिन्नापुरम में। और दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर ये कौन सा होगा? अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। और पीएम मोदी ने किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी? तो ये आंध्र प्रदेश के नागया लंका में, और इसका नाम रखा है नवदुर्गा मिसाइल रेंज। देश की पहली ट्रांसमीडिया सिटी ये कौन सी बनेगी? अमरावती। और थल्ली की वंदनम योजना यहाँ पर शुरू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आयोजन ये विशाखापत्तनम में हुआ। विद्या शक्ति पहल ये भी शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो ऑपरेशन पवन की हम बात करें, 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य था श्रीलंका के गृह युद्ध को समाप्त करना। और श्रीलंका के गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार तमिल उग्रवादी समूह लिट्टे का सफाया करना। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और इस अभियान में हमारे 1171 सैनिक शहीद हुए थे। और आप कह सकते हो ये भारत की पहली प्रमुख विदेशी सैन्य कार्रवाई थी। और अब 38 सालों के बाद ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। मतलब 38 सालों के बाद याद आया। अभी 26 नवंबर 2025 को ही हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल में उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ऑपरेशन पवन मैंने आपको समझा दिया, ध्यान में रखना क्या है और कब हुआ था, कि कहाँ पे हुआ था। बाकी कुछ और ऑपरेशंस देखो। ऑपरेशन करुणा चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में आए भूकंप में मदद के लिए। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए। और ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए। और ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में जो ऑपरेशन चलाया था वो है ऑपरेशन पोलो। उसके अलावा ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया। बाकी ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए शुरू किया भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन टिक्का। इसके अलावा एक ऑपरेशन हॉक भी याद रखना, सीबीआई ने इसको शुरू किया था ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया था, वो है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद लतीफ खान को। तो शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ खान, इनको अभी शिक्षा सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण में उनके
योगदान के लिए अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मूल्य आधारित किफायती शिक्षा के विस्तार में उनके 3 दशकों के योगदान के लिए उनको ये सम्मान दिया गया। तो ये नाम याद रखना, मोहम्मद लतीफ खान है। और आप जानते हो स्वतंत्र भारत के हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनकी जयंती को यानी कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये एक प्रश्न नोट करना, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, देखो मैंने ऐसे ही लिख दिया इसको पूरा, कि कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। बाकी एक बार ऑप्शंस भी देखो। फातिमा बॉश अभी मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता, मैक्सिको से हैं। और ये जो मिशेल बैचलेट है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं, अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था। थोटा थर्रानी फ्रांस के प्रतिष्ठित शेवेलियर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नेशनल मिल्क डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 नवंबर को। तो हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। तो जो हमारे श्वेत क्रांति के जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, उनकी जयंती होती है और उसी को हम ये दिन मनाते हैं नेशनल मिल्क डे के रूप में। अच्छा, इसी तरह से पूरे विश्व में भी हम मिल्क दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे जिसको बोलते हैं। तो ये कब मनाते हैं? 1 जून को। और भारत ये दूध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। बाकी 26 नवंबर को और कौन सा दिवस हम मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी एक बार देखते हैं फिर से हम नवंबर में कौन कौन से दिवस अभी तक हमने मनाए। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, 3 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस और 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, नेशनल नेचुरोपैथी डे, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे और इंटरनेशनल मेंस डे और नेशनल इंटीग्रिटी डे भी होता है। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे और 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे और वर्ल्ड टीवी डे के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सेफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का उद्घाटन किया। मतलब यहाँ पर एयरक्राफ्ट के इंजन का रखरखाव, उनके रिपेयरिंग और ओवरऑल फैसिलिटीज यहाँ पर उनको मिलेगी। एमआरओ फैसिलिटी जिसको कहते हैं शॉर्ट में। सेफरन ये फ्रांस की एविएशन कंपनी है और ये पहली बार भी है जब किसी ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर ने भारत में इस तरह की पहली फैसिलिटी खोली है। तो ये जो नई फैसिलिटी है ये लीप इंजन के लिए है। लीप इंजन का इस्तेमाल कमर्शियल एयरक्राफ्ट में किया जाता है। लीप मतलब हो गया लैंडिंग एज एविएशन प्रपल्शन, और लीप इंजन एक आधुनिक हाई बाईपास टर्बोफेन इंजन है जिसे फ्यूल एफिशिएंसी और कम उत्सर्जन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का। कहां पर? हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ओमान सेट 1, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा एयरबस ने। तो अभी ओमान ने अपना पहला संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और इसका नाम क्या है? ओमान सेट 1। तो ओमान ने इस सैटेलाइट के डिजाइन, इसके निर्माण और लॉन्चिंग के लिए एयरबस कंपनी के साथ समझौता किया। एयरबस ये एक यूरोपियन कंपनी है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस में। अच्छा, ओमान की कैपिटल क्या होती है? मस्कट होती है। करेंसी है ओमानी रियाल। बाकी देखो, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना।
बाकी चलो अभी हम कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि अभी वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब ये किसने जीता, तो आंसर होगा भारत ने। फिर पूछा हाईली गोब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है, इथोपिया। फिर पूछा था भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास हुआ अभी, भारत और नेपाल के बीच। और नालसा का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है विक्रम नाथ को। फिर अगले में पूछ रहे हैं ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा मीथेन उत्सर्जक देश बन गया है, तीसरा। और केंद्र सरकार ने 2050 भारतीय बंदरगाहों के लिए नया सुरक्षा रेगुलेटर किसे नियुक्त किया, सीआईएसएफ को। राष्ट्र संविधान दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर को ही। और ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 36 है। केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने पैलेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया, हरियाणा। और 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर होगा ओरियोला प्लाने, ये स्पेन से हैं। बाकी चलो कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड कर। अभी हम कल का होमवर्क प्रश्न भी देख लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो आंसर होगा आस्था पुनिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।